आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं बार-बार कहता हूँ कि क्राइम की दुनिया में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हर बार देख कर के ऐसा लगता है कि शायद इससे बुरा तो नहीं हो सकता, लेकिन तभी कुछ ऐसा सामने आता है जिसे देख कर के इंसान सन्न पड़ जाता है। हर बार इंसान यही सोचता है कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तभी ऐसी कहानी सामने आती है, ऐसी क्राइम सामने आती है जिसे सुन कर के, जान कर के मानवता पे सवाल उठने लग जाते हैं। आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको इमोशनली हर्ट कर सकती है। तो आज की कहानी शुरू होती है एक नौजवान जो कि आर्मी में काम कर रहा होता है। उसका नाम होता है गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति हैदराबाद का रहने वाला था। उसकी शादी 2012 में माधवी नाम की लड़की से हो जाती है। उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। गुरुमूर्ति की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। कुछ सालों बाद, शादी के कुछ सालों बाद अपनी फैमिली को अच्छा टाइम देने के लिए गुरुमूर्ति आर्मी से रिज़ाइन दे करके डीआरडीओ में लग जाता है। जी हाँ, डीआरडीओ वही जगह है जहाँ पे इंडियन आर्मी के सारे डिफेंस रिलेटेड रिसर्च, इनोवेशन सारी चीज़ें होती हैं। डीआरडीओ आर्मी की एक बहुत ही प्राइवेट जगह है। वहाँ पर आम लोगों का जाना बिल्कुल मना होता है और जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं उस पे सरकार की पूरी नज़र होती है, जासूसी होती है। तो गुरुमूर्ति जो कि आर्मी से रिटायर्ड था, डीआरडीओ में काम कर रहा था, ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। समय बीते-बीते समय आता है 2025 का। 2025 में समय आता है 14 फरवरी यानी कि मकर संक्रांति का। पूरे नॉर्थ इंडिया में 14 फरवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन गुरुमूर्ति हैदराबाद तथा साउथ में वहाँ पर नॉर्थ इंडिया के मुकाबले वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम वहाँ पे पोंगल होता है। आमतौर पर साउथ इंडिया में ये त्योहार 4 से 7 दिनों के बीच चलता है। ये त्योहार ऐसे लगा लीजिए जैसे बिहार में छठ होता है, जहाँ पे सभी नौजवान अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, सभी महिलाएं अपने मायके लौटना चाहती हैं इस त्योहार को मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ। ऐसे ही साउथ में पोंगल होता है। सेम फीलिंग इन लोगों के साथ होती है। सभी नौजवान अपने घर लौटना चाहते हैं, सभी औरतें अपने मायके लौटना चाहती है। अब क्योंकि 14 तारीख से ये पोंगल का त्योहार साउथ में शुरू होता है, तो दिनांक आती है 16 तारीख। 16 तारीख को गुरुमूर्ति के ससुराल से फोन आता है, यानी कि माधवी के माता पिता की ओर से। वो लोग माधवी से बात करते हैं। बात करते करते माधवी के माता पिता को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उनको लगता है कि माधवी नॉर्मली बात नहीं कर रही है, उनको कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या बेटी कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बताती। वो कहती नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पे माधवी के माता पिता को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा इस पे ध्यान ना दे करके फ़ोन को रख देते हैं। अगले दिन दोबारा अपनी बेटी से बात करने के लिए जब माधवी की माता फ़ोन मिलाती है, तो फ़ोन उसके हस्बैंड गुरुमूर्ति उठाते हैं। गुरुमूर्ति बोलते हैं कि माधवी मुझसे झगड़ा करके नाराज़ होकर घर से चली गई है। कुछ देर में आ जाएगी, फिर मैं आपसे बात करवा दूँगा। ये सुन कर के उनके माता-पिता को नॉर्मली लगता है कि शायद नॉर्मल झगड़ा होगा, शायद वो आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगले दिन जब माधवी के माता-पिता दोबारा फ़ोन मिलाते हैं, तो गुरुमूर्ति फ़ोन नहीं उठाता है। उसके अगले दिन यानी कि 18 तारीख को माधवी के माता-पिता माधवी के घर ही पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर के वो खोजते हैं माधवी को, तो पता लगता है कि माधवी पिछले 2 दिनों से घर नहीं आई है। गुरुमूर्ति उन्हें बताता है कि मुझे लगा था कि नॉर्मली हमारी लड़ाई हुई है, माधवी जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं, मैं उसको हर जगह ढूँढ चुका हूँ, लेकिन माधवी अभी तक कहीं लापता है, कहीं उसका पता नहीं लग पाया है। ये सुनने के बाद माधवी के माता-पिता कहते हैं कि अगर ऐसा था, तो तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम हमें बताते, हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेते, हम भी अपने सोर्सेज़ लगा कर के पता लगाते। तो वो उसको कहता है कि मुझे लगा था नॉर्मली वापस आ जाएगी, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। इसके बाद माधवी के माता-पिता कहते हैं कि ठीक है, चलो साथ में मिलकर अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। उसको गायब हुए 48 घंटे हो चुके हैं, आखिर वो गई कहाँ है? इसके बाद गुरुमूर्ति कहता है, हाँ, हाँ, ठीक है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब माधवी के माता-पिता और वो गुरुमूर्ति उसका हस्बैंड तीनों जाकर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि माधवी पिछले 2 दिनों से घर से गायब है, उससे लड़ाई हुई थी, इसके बाद वो घर से निकल गई गुस्से में और अब घर में नहीं आ रही है। पुलिस केस को दर्ज करती है, छानबीन शुरू करती है। छानबीन करते-करते क्योंकि 16 तारीख को माधवी घर से गायब हुई थी, 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। खोजते-खोजते 1 दिन बीतता है, 2 दिन, 3 दिन, अब तारीख आ चुकी थी 21 तारीख। 21 तारीख तक माधवी का कुछ पता नहीं था। अब गुरुमूर्ति और माधवी के माता-पिता पुलिस पे दबाव डालना शुरू करते हैं। वो पुलिस को बोलते हैं कि पिछले 3 दिनों से आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है, हमारी बेटी को जल्द से जल्द ढूँढिए। अब अगला दिन 22 तारीख हो जाता है। अब रिपोर्ट दर्ज हुए 4 दिन हो चुके थे, माधवी को गायब हुए लगभग 6 दिन हो चुके थे और माधवी का कुछ नहीं पता था। अब पुलिस भी
इसको सीरियसली लेना शुरू करती है इस केस को, कि 6 दिन आखिरकार कोई गुस्से में जाएगा भी तो 6 दिन तक कहाँ ही रहेगा, शायद वापस आ सकता है। अब पुलिस क्योंकि इस केस को सीरियसली लेती है तो पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस उस एरिया के सीसीटीवी कैमरास को देखना शुरू करती है। हालांकि पुलिस को ये काम पहले दिन कर लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने शुरू में लापरवाही की। उन्हें भी लगा नॉर्मल झगड़ा है मियाँ बीवी का, सॉर्ट आउट अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कैमरा पुलिस देखना शुरू करती है तो पुलिस सबसे पहले शुरुआत करती है गुरुमूर्ति के घर से। गुरुमूर्ति के घर के बाहर पुल पे एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में वो जब पुलिस देखती है तो पुलिस को एक सस्पिशियस चीज देखने को मिलती है। गुरुमूर्ति ने बताया था कि उसकी वाइफ 16 तारीख को उससे झगड़ा करके घर से जा चुकी थी, लेकिन जब 16 तारीख की फुटेज देखने के लिए मिलती है तो पुलिस देखती है कि गुरुमूर्ति की वाइफ माधवी घर से बाहर निकली तो थी, लेकिन दोबारा घर में कुछ देर बाद चली गई थी, जिसके बाद उसका दोबारा घर से बाहर आना नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे कैच ये था कि कई जगह कैमरा ऐसे एंगल सेट कर रखे थे कैमराज में, जिससे अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता भी है, घर के कुछ ऐसे पॉइंट थे जहां से अगर आदमी घर से बाहर निकलता है तो कैमरे में शायद ना भी है। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट गुरुमूर्ति को पुलिस दे देती है कि हो सकता है तुम सच कह रहे हो या फिर माधवी कहीं और से निकली हो। तो उस वक्त तो पुलिस कुछ करती नहीं है, केस को आगे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। पर कहीं ना कहीं पुलिस को कैमरे की फुटेज देखने के बाद थोड़ा सा शक तो गुरुमूर्ति पे हो गया था, क्योंकि गुरुमूर्ति ने जो कंप्लेंट लिखवाई थी वो भी अपने सास ससुर के आने के बाद, दबाव देने के बाद कंप्लेंट लिखवाई थी। तो पुलिस अब गुरुमूर्ति को घर से उठाती है, उससे पूछताछ करना शुरू करती है। अब गुरुमूर्ति सोल्जर था, डीआरडीओ में काम कर चुका था, उसकी अच्छी खासी इज्जत थी। तो पुलिस वाले शुरुआत में उससे नरमी से पेश आते हैं। वो भी काफी सीधा साधा आदमी था। तो सारी चीजें बताना शुरू करता है कि कैसे कैसे हमारी 16 तारीख को लड़ाई हुई। हमारी लड़ाई इस चीज को लेकर के हुई कि वो 16 तारीख को अपने माता पिता के घर पोंगल मनाने के लिए जाना चाहती थी। मैंने कहा था कि नहीं, अभी मत जाओ, हमारे बच्चे भी हैं, इनकी देखभाल करनी है, तुम कभी और चले जाना। इसी बात को लेकर के हमारी लड़ाई हुई, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और लड़ाई हमारी कंटिन्यू हुई, जिसके बाद वो घर से बाहर चली गई और अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। पुलिस को ये बयान देने के बाद वो अपने घर चला जाता है। अब पुलिस को इसका बयान से कुछ खास पता नहीं लग पाता है। पुलिस आसपास पड़ोस में पूछना शुरू करती है कि इनका रिश्ता, आपस में रिश्ता कैसा था। तो आसपास से पता लगता है कि गुरुमूर्ति काफी गुस्से वाला आदमी था। अक्सर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी और कई बार चीखने चिल्लाने की आवाजें भी घर से आती थी माधवी की। पुलिस दोबारा गुरुमूर्ति को घर से उठाती है, दोबारा पूछताछ करना शुरू करती है। अब ये पूछताछ का सिलसिला गुरुमूर्ति के साथ 3-4 बार पुलिस कर चुकी थी और पुलिस 3-4 बार पूछने के बाद ये चीज नोटिस करती है कि गुरुमूर्ति के बयानों में, जो पहले बयान थे और अब आखिरी बयान है, कई हर बयान में मतलब उसके कुछ ना कुछ बदलाव थे। अब पुलिस का शक थोड़ा थोड़ा यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। पुलिस गुरुमूर्ति से अब अपने तरीके से पूछना शुरू करती है। अब गुरुमूर्ति सीधा साधा सोल्जर, पुलिस को अब अब पुलिस की इस टेढ़ेपन को सह नहीं पाता है और सच्चाई बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि आपको अगर पूरा सच जानना है तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। पुलिस की एक टीम गुरुमूर्ति के साथ उसके घर के लिए निकल जाती है। गुरुमूर्ति घर का दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद सीधा किचन में चला जाता है। किचन में जाने के बाद वो इशारा करता है एक कुकर की तरफ, बोलता है कि आखिरी बार मेरी बीवी माधवी इसी कुकर से निकल करके घर से बाहर गई थी। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि आमतौर पर ये बयान बड़े डरावने होते हैं। क्योंकि अगर पुलिस वाले हैं वर्दी में, लेकिन है तो वो भी इंसान ही, उनको भी कहीं ना कहीं डर लगता ही है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता। पुलिस उससे और डिटेल्स में बोलती है कि सही से बता हुआ क्या था। इसके बाद जब गुरुमूर्ति अपना मुंह पूरी तरीके से खोलता है, पुलिस को पूरी सच्चाई बताता है, तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। गुरुमूर्ति पुलिस वालों को बताता है कि 16 तारीख को जो मैंने कंप्लेन में बताया कि मेरी बीवी से लड़ाई हुई थी पोंगल को लेकर के, कि वो अपने घर जाना चाहती थी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। हमारी लड़ाई हुई थी, ये भी बिल्कुल सच है। लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे इसके बाद झूठ बोला था। वो झूठ ये था कि जब हमारी लड़ाई हो रही थी तो गुस्से में मेरा हाथ माधवी के गले पे आ गया था। गुस्से में मैं उसका गला दबा रहा था और मेरा गुस्से में हाथ इतना ज्यादा टाइट हो चुका था, गुस्से में मैंने ध्यान नहीं दिया और उसने अपना दम तोड़ दिया। अब क्योंकि पुलिस का डर तो सभी को होता है, तो मैंने इसको ठिकाने लगाने की तरकीब सोचना शुरू कर दिया। तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं इतनी बड़ी लाश को अगर घर से ऐसे ही लेकर के जाता हूँ तो सभी लोग को पता लग जाएगा। तो सबसे पहले उसकी लाश को मैं बाथरूम में लेकर के गया। वहां पर उसकी लाश के मैंने तेज धार चीज से टुकड़े टुकड़े किए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद मैंने और दिमाग लगाया। मुझे लगा कि अगर मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा इसमें काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा, क्यों ना इसकी लाश को कुकर में पकाया जाए, क्योंकि अक्सर मीट पकने के बाद बदबू देना बंद कर देता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा।
तो एक एक करके गुरुमूर्ति अपनी बीवी माधवी की लाश के टुकड़े करना शुरू कर देता है। टुकड़े करके उसको कुकर में डालता, उस कुकर में उसको उबालता और उबाल करके फिर पॉलीथीन में डाल देता। ऐसे करते करते उसके पास अंत में हड्डियां बचती है, क्योंकि हड्डियां अमूमन कटती नहीं है इतनी आसानी से। इंसानी हड्डियां बहुत ही मजबूत होती है, अगर कट भी जाए तो काफ़ी बड़ी रहती हैं। तो उसका उपाय ढूंढते हुए वो किचन से ग्राइंडर लेकर के आता है। ग्राइंडर चालू करके उसमें सारी हड्डियां डालता है और उनका कचूमर और उनका पाउडर वगैरह बना करके उनको भी थैले में पॉलीथीन में अलग अलग पॉलीथीन में डालना शुरू कर देता है। अब क्योंकि माधवी को उसने टुकड़े टुकड़े करके पका चुका था, उसकी हड्डियों को चूरमा बना चुका था, तो अगर कोई देखता भी है कि पॉलीथीन में या थैले में क्या है तो पता नहीं लग पाएगा। ऐसा करते करते गुरुमूर्ति को लगभग 72 घंटे बीत जाते हैं। इत्तेफाक से 16, 17, 18 तारीख को जैसे ही 72 घंटे पूरे होते हैं, उसके माता पिता भी आ जाते हैं। जब पुलिस पूछती है कि तुमने ये सब करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाया, तो वो पुलिस को लेकर के जाता है अपने घर के पास ही एक लेक में। उस लेक में बताता है कि मैंने इसी लेक के बीचों बीच उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। जैसे पुलिस को ये पता लगता है कि उसने इस लाश को इस लेक में डिस्पोज किया है, तो वो वहाँ पे कुछ गोताखोरों की टीम लेकर के जाती है और उसमें सर्च ऑपरेशन करवाना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं लग पाता है। अब क्योंकि लेक में काफ़ी सारी मछलियाँ थी, कई बड़ी मछलियाँ भी थी, तो शायद हो सकता है उसकी लाश को क्या कहते हैं, मछलियाँ वगैरह खा गई हों। जिसके बाद पुलिस फोरेंसिक की एक टीम लेकर के आती है और उसके घर में जांच पड़ताल करना शुरू करती है। उस बाथरूम में जाती है, उस कुकर को जब्त करती है, नल पे अगर कहीं भी उनको कहीं खून का धब्बे का निशान मिलता है तो उसको खोजना शुरू करती है। लेकिन गुरुमूर्ति के पास क्योंकि इनफ टाइम था, तो उसने सारी चीज़ें बड़ी प्रिसाइजली करके पूरी साफ सफाई कर दी थी। अब फोरेंसिक में इस चीज़ की जांच चल रही है और ये सबूत इकट्ठा करने की फोरेंसिक टीम कोशिश कर रही है कि उसकी लाश का या उसके डीएनए का कोई भी टुकड़ा या कुछ भी डीएनए जैसा कुछ भी मिल जाए, तो इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाए कि इसी ने अपनी वाइफ का इसी जगह पे हत्या की है। अभी तक रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कुछ पुलिस को मिला नहीं है। अब हालांकि गुरुमूर्ति खुद एक्सेप्ट इस चीज़ को कर रहा है कि उसने अपनी वाइफ को कैसे कैसे मारा, कहाँ कहाँ डिस्पोज किया, लेकिन क्योंकि पुलिस के यहाँ पे दिया हुआ बयान कोर्ट में नहीं चलता है। कोर्ट मांगता है एविडेंस, प्रूफ, ये सारी चीज़ें पुलिस मांगता है। और कई बार क्रिमिनल्स इस चीज़ का फायदा भी उठाते हैं। अगर पुलिस को एविडेंस नहीं मिल पाता है तो क्रिमिनल्स कोर्ट में जा करके साफ इनकार कर देते हैं क्राइम को उन्होंने किया है इस चीज़ से। अब देखने वाली बात ये होगी गुरुमूर्ति ने जहाँ भी सारी चीज़ें की हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सबूत मिल जाए। पुलिस पूरी तरीके से इस जांच में लगी हुई है। जैसे ही इस पे कोई अपडेट आएगी मैं आपको इसी चैनल के थ्रू अपडेट कर दूंगा। बाकी आप भी सतर्क रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बाकी तब तक के लिए आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।